दोस्तों अगर आप इंडियन हिस्ट्री को उठा के देखोगे तो बंगाल दोस्तों सबसे ऊपर हुआ करता था। बंगाल में ही दोस्तों बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हुआ करते थे जितने स्वतंत्रता सेनानी थे। या फिर जब हम बात करते हैं पुनर्जागरण की तो उसकी भी शुरुआत दोस्तों बंगाल से ही होती है। बंगाल दोस्तों अपने कला संस्कृति विज्ञान के लिए दोस्तों विश्व भर में जाना जाता था। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों ऐसा क्या हुआ पिछले कुछ सालों में जिसके कारण दोस्तों बंगाल का इतना पतन हुआ है। जब हम बात करते हैं दोस्तों आज के समय में कॉम्युनल वायलेंस बंगाल में देखने को मिलते हैं। 65 से दोस्तों ज़्यादा दोस्तों कॉम्युनल वायलेंस के केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं 2021 से लेकर 2022 के बीच में। जब दोस्तों हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम के बारे में तो 1961 में जो दोस्तों पहले नंबर पर हुआ करता था। 2018-19 के आंकड़े में दोस्तों अगर आप इसको देखोगे तो नीचे से टॉप 5 में भी इसका नाम आता है। जब दोस्तों हम और भी चीज़ों की बात करते हैं तो लिटरेसी रेट में भी दोस्तों आज के समय में बंगाल बहुत ही पीछे होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप पॉलिटिकल स्कैंडल में देखोगे तो हर महीने किसी न किसी दोस्तों एक पॉलिटिकल लीडर का नाम पॉलिटिकल स्कैंडल में जुड़ जाता है। तो एक्चुअल में क्या कारण है दोस्तों, क्या कारण हुआ कि पिछले कुछ सालों में दोस्तों बंगाल का इतना पतन हुआ। आइए दोस्तों आज इन सब चीज़ों को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। भेज रहे ने इन्हां नूं बचाने वास्ते हर तरह की कोशिश कर रहे ने। Of Kolkata, and now they took You flee in army transports or in buses. Flee from savagery and butchery that has never been exceeded even in India's stormy history. আমাদের যদি ওরা মারেও আক্রান্ত করে। दोस्तों इस वीडियो में हम हर एक चीज़ों को पॉइंट बाय पॉइंट समझने की डिटेल में कोशिश करने वाले हैं। पूरी तरह से दोस्तों ब्रिटिश सरकार यानी कि कॉलोनियल एरा से लेकर दोस्तों टिल डेट जितने भी कारण रहे हैं बंगाल के पतन को लेकर उन सब को दोस्तों हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले कारण को लेते हैं जो कि दोस्तों ब्रिटिशर्स से निकल कर आता है। अगर दोस्तों हम कॉलोनियल एरा से शुरू करते हैं तो आपको पता है कि दोस्तों ब्रिटिशर्स जो कि दोस्तों उनका ईस्ट इंडिया कंपनी के एक व्यापारिक केंद्र बिंदु सबसे पहले दोस्तों बंगाल ही हुआ करता था। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न यह भी हुआ करता था कि दोस्तों बंगाल की जो स्थिति है वो पूरी तरह से दोस्तों इसको यूरोप के मार्केट से जोड़ने में काफ़ी अच्छी रहती थी। इसके अलावा दोस्तों जब हम बात करते हैं बंगाल के बारे में और भी चीज़ों के बारे में तो आपको पता होगा कि दोस्तों बंगाल में जब दोस्तों यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो ऑब्वियसली दोस्तों 1757 में प्लासी के वॉर को जीतती है। फिर दोस्तों 1764 के अंदर में बक्सर के वॉर को जीतती है। 1765 में जैसे ही दोस्तों उनको बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है तो वे दोस्तों वहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में व्यापार करने लगते हैं। बंगाल का जो पूरा दोस्तों अगर आप ईस्टर्न क्षेत्र को देखोगे तो ये पूरा अच्छा क्षेत्र है कवर करने के लिए। ये पूरा क्षेत्र दोस्तों अंग्रेजों के हाथ में आ जाता है। यहाँ पे जितने भी चीज़ें हुआ करते थे चाहे वो जूट हो चाहे वो इंडिगो हो चाहे वो कॉटन हो इन सब का दोस्तों बहुत बड़ी मात्रा में संसाधनों का दोहन दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी जो है दोस्तों यहीं के संसाधनों का दोहन करके यहीं पर माल को निर्यात करके और यहीं पर दोस्तों वस्तुओं को बेचा करती थी, इन्हीं लोगों को बेचा करती थी जिससे दोस्तों इसको जो है काफ़ी ज़्यादा लाभ हुआ करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय दोस्तों बंगाल नॉट डाउट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो है इसको लूटा गया था। जब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक और चीज़ यहाँ पर देखने को मिलता है 1793 का परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जो कि दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। इस एक्ट की जब हम बात करते हैं तो इसमें दोस्तों अगर हम इसके बारे में बात कर लेंगे तो ये अपने आप में एक डिटेल्ड वीडियो हो जाएगा। लेकिन अगर हम सिंपल की बात करते हैं तो इसमें 3 चीज़ें हुआ करती थी। एक ईस्ट इंडिया कंपनी, बीच में जमींदार और उसके बाद में दोस्तों किसान हुआ करते थे। जमींदार दोस्तों किसानों से टैक्स कलेक्ट करके जमींदारों के पास दोस्तों लगभग 90% के आसपास जो टैक्स था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता था और 10% दोस्तों जो टैक्सेशन था वो अपने पास रखना पड़ता था। लेकिन इसको जो सबसे बड़ी खराबी हुआ करती थी दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक ऐसा निश्चय किया कि वे पिछले आने वाले 10 सालों के लिए दोस्तों इसमें जो है टैक्स को पूरी तरह से निश्चित कर दिया गया था। और यही कारण था कि दोस्तों अब फसल अच्छी हो या ना हो, चाहे कोई अकाल वगैरह पड़ जाए, चाहे कोई सूखा वगैरह आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन दोस्तों किसानों को एक नियमित मात्रा में आने वाले 10 सालों के लिए दोस्तों अपना जो है कर देना पड़ता था। और यह भी कहीं ना कहीं कारण है कि दोस्तों एक तरफ जहाँ दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में दोस्तों बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ के संसाधनों का दोहन किया, वहीं ऐसे दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो भूमि सुधार के दोस्तों जो ऐसे कानून लेकर आए गए थे उसके कारण कहीं ना कहीं दोस्तों किसानों का भी शोषण हुआ, जिसके कारण दोस्तों आज के समय में बंगाल इतना नीचे जाता हुआ दिखता है। दोस्तों जब हम कॉलोनियल एरा की बात करते हैं तो हम फेमिन्स को कैसे भूल सकते हैं। दोस्तों जब फेमिन्स की हम बात करते हैं तो बंगाल ने दोस्तों 2 फेमिन्स का सामना किया था। एक दोस्तों 1770 के अंदर में जो फेमिन आया था वो दोस्तों बताया जाता है कि इसका बेसिक कारण जो रहता है, जो कारण आते हैं फेमिन्स बंगाल में आते हैं वो उसमें दोस्तों कुछ कारण तो नेचुरल रहते ही है, साथ में कुछ कारण दोस्तों इसमें जो है मैनमेड भी रहते हैं। 1770 के दोस्तों जब फेमिन्स की बात करते हैं तो दोस्तों बताया जाता है कि सूखे का कारण दोस्तों यहाँ पर फेमिन्स पड़ा था। लगभग दोस्तों बताया जाता है कि 1/3 पॉपुलेशन जो है दोस्तों बंगाल की वो पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। इस फेमिन के कारण दोस्तों बंगाल की जो इंडस्ट्रीज थी, कॉटन है, जूट है, जितने भी इंडस्ट्रीज थी वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुई थी। यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुए थे। और केवल इतना ही नहीं दोस्तों, फिर 1943 का वो समय निकल कर सामने आता है दोस्तों बंगाल में एक मैन मेड फेमिन देखने को मिलता है। जो समय समय पर जो थ्योरीज निकल कर आते हैं वो बताया जाता है कि इसका जो मेन कारण रहता है दोस्तों वो सबसे बड़ा कारण था कि दोस्तों बंगाल में उस समय दोस्तों
दोस्तों चावल का बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ करता था और बहुत बड़ी मात्रा में चावल का एक्सपोर्ट कर देने के कारण दोस्तों यहाँ के लोगों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं बचा। और उस समय दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने सेकेंड वर्ल्ड वार का दौर था दोस्तों 1939 से लेकर 1945 तक में, उस बीच में दोस्तों बंगाल से बहुत बड़ी मात्रा में चावल का निर्यात दोस्तों अपने विदेश में किया, साथ ही और स्टेट में किया, जबकि बंगाल के लोगों को दोस्तों भूखे रहने दिया। कहने का मतलब सीधा सा है कि दोस्तों बंगाल के लोगों के मुंह से खाना लेकर ब्रिटिश के मुंह में खाना देने का कोशिश किया गया था इसी सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान। और जिसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि दोस्तों 1943 में एक हमें मैन मेड फैमिली में देखने को मिलता है और इसमें भी दोस्तों बताया जाता है कि सरकारी आंकड़े वगैरह के अकॉर्डिंग दोस्तों 30 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है। काफ़ी सारे लोग दोस्तों इससे अफेक्ट होते हैं, काफ़ी सारे लोग दोस्तों इसके द्वारा माइग्रेट्स कर जाते हैं। और यहाँ के दोस्तों जो जितने भी इंडस्ट्रीज, चाहे वो जूट इंडस्ट्री हो, चाहे वो कॉटन इंडस्ट्री हो, जितने भी इंडस्ट्रीज थे और यहाँ के लोग थे वो बुरी तरह से दोस्तों बंगाल के दोनों फैमिली से अफेक्ट होते हैं। दोस्तों जो तीसरा कारण बताया जाता है बंगाल की इकोनॉमी के डाउनफॉल के लिए दोस्तों इंडियन पार्टीशन को भी बताया जाता है। अब इंडियन पार्टीशन से पहले दोस्तों बंगाल के काफ़ी ज़्यादा पार्टीशन हो चुके थे, जिसके कारण जो बेसिकली बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो सेक्टर था वो कहीं ना कहीं अब बंगाल से धीरे धीरे अलग हो चुके थे और एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में निकलकर सामने आए थे, जिसके कारण जो वहाँ के मिनरल्स वगैरह थे, वहाँ के जो इंडस्ट्रीज थे, अब अलग हो जाने के कारण ऑब्वियसली दोस्तों बंगाल की इकोनॉमी डाउनफॉल की तरफ चली जाती है। लेकिन दोस्तों जो 1947 के अंदर में जो इंडिया का पार्टीशन होता है, इसके अलावा दोस्तों जो पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश होता है, जब दोस्तों उसका निर्माण किया जाता है तो जो मेन पिलर रहती है दोस्तों इंडियन बंगाल की इकोनॉमी की, वो दोस्तों जूट इंडस्ट्री थी। उस समय दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि लगभग दोस्तों 75% के आसपास जो जूट के दोस्तों उत्पादन क्षेत्र थे वो दोस्तों बेसिकली बांग्लादेश में चले जाते हैं। इसके अलावा जो जूट के मिलें रहती हैं वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के अलावा दोस्तों हम लोग के पश्चिम बंगाल में रह जाती है, जिसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट ये होता है कि दोस्तों जूट के उत्पादन तो आपके देश में नहीं हो पाता, लेकिन जूट के मिलें आपके देश में रह जाती है। और ये भी एक कहीं ना कहीं बड़ा कारण बताया जाता है कि इंडियन के पार्टीशन के कारण बहुत सारे लोग दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट्स करते हैं फॉर अपने दोस्तों एम्प्लॉयमेंट के लिए, कुछ रोजगार वगैरह पाने के लिए, अपने घर चलाने के लिए। और ये भी एक कहीं ना कहीं कारण रहता है कि दोस्तों बंगाल में दोस्तों जो इकोनॉमी का डाउनफॉल हमें देखने को मिलता है, उसका एक बहुत बड़ा कारण हमें दोस्तों इंडियन पार्टीशन भी देखने को मिलता है। दोस्तों ये जितने भी चीज़ें अभी तक हो रही थी ये दोस्तों हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले हो रही थी। जब दोस्तों भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय दोस्तों हमें इसे सुधारने के पास में हमारे पास कुछ हाथ में चीज़ें नहीं थी। लेकिन दोस्तों इंडिया के जब आज़ाद हो जाने के बाद हमारे पास में हाथ में चीज़ें थी कि अब हम दोस्तों बंगाल की इकोनॉमी को थोड़ा सुधार सकते थे। उस समय दोस्तों शासन रहता है CPM का और केंद्र में शासन रहता है TMC का, लेकिन उन्होंने भी दोस्तों इस इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कुछ बेसिकली ज़्यादा प्रयास नहीं किया। जब हम दोस्तों CPM की बात करते हैं दोस्तों आपको पता है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है उस समय दोस्तों वो विश्वास करती थी सोशलिज्म के बारे में। अब सोशलिज्म को लेकर दोस्तों एक अलग वीडियो बन सकता है, लेकिन दोस्तों हम सोशलिज्म को इतने आसान से जान सकते हैं कि सोशलिज्म दोस्तों उस समय जितने भी इंडस्ट्रीज वगैरह हुआ करती थी उसका पूरी तरह से विरोध किया करती थी। वो दोस्तों श्रम को बढ़ावा देना चाहती थी और वही नीति के दोस्तों CPM इंडिया के अंदर में पालन कर रही थी। इंडिया के अंदर में दोस्तों जितने भी इंडस्ट्रीज को लेकर रेवोल्यूशन किए जाते उसमें दोस्तों भारत में जो CPM था उन चीज़ों को मानने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा नज़रअंदाजी कर रहा था। कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है जो दोस्तों यहाँ पे CPM रहता है, हर एक चीज़ों में जितने भी इंडस्ट्रीज की स्थापना करने की बात होती है उसका वो अपोज करती है, उसका विरोध करती है। चाहे दोस्तों हम बात करते हैं जब 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ जाता है तो बहुत सारी कंपनीज दोस्तों भारत में आती है। हर एक स्टेट दोस्तों इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं, लेकिन बंगाल दोस्तों इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं लेता है और वो अभी भी दोस्तों अपने कृषि को विकास करने में बढ़ावा देता है, जिसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि जो CPM की नीतियाँ थी दोस्तों इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के बजाय उन्होंने कृषि को ही बढ़ावा दिया। और यही कारण होता है कि दोस्तों सेकेंडरी सेक्टर की जगह प्राइमरी सेक्टर को बढ़ावा देने के कारण दोस्तों बंगाल की इकोनॉमी का डाउनफॉल होता है। बंगाल की इकोनॉमी को सुधारने में दोस्तों हम बात कर सकते हैं तो टाटा नैनो की कंपनी दोस्तों 2008 में आने वाली थी बंगाल के अंदर में। जब दोस्तों हावड़ा के सिंगूर में दोस्तों टाटा जो है इंडिया के अंदर में बेसिकली बंगाल में नैनो की फैक्ट्री स्टैब्लिश करने वाली थी, उस समय दोस्तों हमें एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिलता है बेसिकली ममता बनर्जी की तरफ से। ममता बनर्जी दोस्तों इसका कड़ा प्रोटेस्ट कर उनका कहना था कि अगर यहाँ पर दोस्तों जो बेसिकली ज़मीन वगैरह है किसानों की, अगर यहाँ पर ये प्लांट सेटअप किया जाता है तो बेसिकली किसानों की ज़मीन जो है वो चली जाएगी, उनका ज़मीन नष्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम ममता बनर्जी की नीतियों की बात करते हैं तो उस समय भी दोस्तों ममता बनर्जी की जो नीति थी वो यही रही थी कि कृषि को बढ़ावा देना चाहिए, जबकि उन्होंने सेकेंडरी सेक्टर को बढ़ावा देने का बिल्कुल भी नहीं सोचा। और वही दोस्तों एक साल के अंदर दोस्तों वो जो टाटा कंपनी थी वो दोस्तों गुजरात के अंदर में अपने नैनो फैक्ट्री को स्टैब्लिश कर लेती है। इसके कारण दोस्तों जो एम्प्लॉयमेंट मिलता, जो इकोनॉमी थोड़ी स्टैब्लिश आगे बढ़ सकती थी, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा इस प्रोटेस्ट के कारण दोस्तों ममता बनर्जी को फायदा होता है। 2011 के अंदर में दोस्तों वे जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनकर सामने आती है और उसके बाद से दोस्तों अब तक 3
बार कम से कम दोस्तों वे जो बेसिकली मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन अब ऐसा कह देना कि दोस्तों ममता बनर्जी इसके लिए जिम्मेदार है, ये ऐसा नहीं कहा सकता दोस्तों। ममता बनर्जी के सामने अगर आप देखोगे तो बहुत सारे दोस्तों स्कीम्स लाए गए हैं, सोशल स्कीम्स लाए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें की गई है, बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं, जिससे बंगाल की इकोनॉमी धीरे धीरे आगे बढ़ी है। लेकिन फिर भी दोस्तों बंगाल की इकोनॉमी के लिए अगर हम पतन की बात करते हैं तो इसमें ममता बनर्जी का यानी कि इसकी जो टीएमसी रूल है इसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। आज के समय में अगर आप टीएमसी के पास देखोगे तो दोस्तों कम्युनल वायलेंस रेगुलरली आपको देखने को मिलते हैं। आज के समय में दोस्तों इनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनमें पूरी तरह से भ्रष्टाचार हो चुका है। हर एक महीने किसी न किसी दोस्तों पॉलिटिकल लीडर्स का नाम निकलकर सामने आ ही जाता है। तो ये सभी चीज़ें हैं दोस्तों। टीएमसी ने भी कुछ कोशिश किया है कि बंगाल की इकोनॉमी को ऊपर उठाया जाए, लेकिन फिर भी दोस्तों इनकी पार्टी में जो भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, इनकी भी जो दोस्तों प्राइमरी सेक्टर को बढ़ाने की नीति है जबकि सेकेंडरी सेक्टर को कम करने की नीति रही है। जैसा कि हमने आपको 2008 के सिंगूर का केस बढ़ाया, उन सब के कारण कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो गलत नीतियां ली गई टीएमसी के ममता बनर्जी के द्वारा, उसके कारण भी आज के समय में दोस्तों हमें बंगाल की इकोनॉमी डाउनफॉल होते हुए दिखती है। जी हाँ दोस्तों, इतने सारे कारण रहते हैं बंगाल की इकोनॉमी को डाउनफॉल होने में, लेकिन दोस्तों ये जो 5 कारण मैंने आपको बताए हुए हैं ये बेसिकली मैंने पॉइंट बाय पॉइंट आपको चीज़ों से बताने का प्रयास किया है कि आपको समझ में आए कि एक्चुअली में दोस्तों बंगाल की इकोनॉमी को डाउनफॉल होने में क्या कारण रहा था। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा या फिर अगर आपको लगता है कि हमें और भी कोई चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए थे इस वीडियो में, थोड़ा और आंकड़ों को हमें ऐड करना चाहिए था, तो वो आप नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। ऐसे दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा और अगर आप चाहते हो कि हम अपने वीडियो में कुछ और इंप्रूव करें तो हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे हम दोस्तों बहुत सारी वीडियोस आपके लिए करते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा। और जैसा कि दोस्तों हम हमारे वीडियोस में हमेशा आपसे कहते हैं कि बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस तरह से विकसित करें कि महिलाएं पुरुष के साथ और पुरुष महिलाओं के साथ सम्मानित और सुरक्षित महसूस करें, वैसा अपने चरित्र और व्यक्तित्व को विकसित करने का प्रयास कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।